हेलो एवरीवन। सो मैं मोल कंसेप्ट के कुछ डाउट बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में 0.45 ग्राम ऑफ एसिड वाज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। द बेसिसिटी ऑफ गिवन एसिड इज। तो देखो ध्यान से, व्हेनेवर एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, करेक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। करेक्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, डिवाइडेड वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका और भी है, देखो ध्यान से। वो ये है, जैसे मैं पूछूं कि Ag प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें कितने इक्विवेलेंट है, तो 1 Ag प्लस करस्पॉन्ड टू 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल। और अगर ऐसे लिखा हुआ है Cu2 प्लस, तो अगर 1 मोल Cu2 प्लस है, इसका मतलब होता है 2 इक्विवेलेंट Cu2 प्लस। ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है समझने में। तो 1 मोल Cu2 प्लस इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट Cu2 प्लस, 1 मोल Al3 प्लस इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट Al, ठीक है। ये मोल और इक्विवेलेंट में रिलेशन होता है, यानी कि मोल इनटू दिस वैलेंसी फैक्टर। ये चार्ज को क्या बोल सकते हो, वैलेंसी फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ गिवन एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ गिवन एसिड क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड, राइट। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड, और यही क्या होता है, इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। तो यानी कि इसमें बेसिसिटी पूछ रहा है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर पूछ रहा है। तो एक आप नई बात जो अभी आपने सीखी थोड़ी देर पहले, वो ये है। ये समझ गए आप लोग। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का और भी तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये एसिड के लिए हो गया, और यहाँ पर भी, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड हो गया बेसिकली, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस, ठीक है। एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एसिड का गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90। इसका 90 ग्राम इसका मोलर मास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.45 डिवाइड बाई 90, इसके नंबर मोल्स आ गए, एंड इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस होगा, बेस इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस कितने हैं, तो 0.5 मोलर उसकी मोलैरिटी है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैंने बताया कई बार आपको कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मगर यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में होता है, तो आप क्या कीजिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी वॉल्यूम किस में आ गया आपका, लीटर में, ठीक है। इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर बेस तो दे रखा है आपको NaOH, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एसिड का वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा।
सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर है फॉर एसिड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये ट्राइटेशन भी होता है जब भी एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो आगे हम ट्राइटेशन के बारे में सीखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्युमिनियम। करेक्ट। तो जो इस तरह के वर्ड होते हैं 1 ग्राम आयंस, याद करो मैंने एक दिन कहा था कि 1 ग्राम एटम अगर लिखा होता है तो इसको हम 1 मोल समझते हैं, 1 मोल एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग 1 मोल मॉलिक्यूल समझते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो होती है 1 ग्राम आयंस दैट इज इक्वल टू 1 मोल आयंस। ठीक है। तो 1 ग्राम आयंस मतलब 1 मोल एल्युमिनियम 3+ विच इज इक्वल टू 1 मोल Al3+ में कितना चार्ज होगा। ठीक है। तो चार्ज समझने के लिए आपको ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। सेकेंड चैप्टर में ये सब है बच्चों। सो आप ये देखो कि पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले मैं आपसे पूछूं कि ओनली 1 Al3+ में कितना चार्ज है। कितना चार्ज दिख रहा है आपको 3+, यानी कि 3 ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है 1 एल्युमिनियम 3+ पे। तो 1 मोल एल्युमिनियम 3+ पे कितना चार्ज होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं। तो 1 मोल एल्युमिनियम 3+ से कितना चार्ज होगा, तो एक पर इतना, तो 1 मोल कितना होता है 6.02, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। एक पर इतना है तो 1 मोल पर 23 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर चार्ज होगा। बस ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप Na पुट कर सकते हो, तो Na एवोगाड्रो नंबर इंटू 3 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज आपका आएगा आंसर। एंड नेक्स्ट इज द यूनिट, तो कूलम्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 0.05 मोल NaSO3 विल रिएक्ट विद हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। तो इसके सोल्यूशन में मैंने एक बात बताई थी कि जब A B से रिएक्ट करता है और कोई प्रोडक्ट P बनाता है तो हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट B इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट P, ये ट्राइटेशन का भी कंसेप्ट होता है। तो अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है और इसमें आपको कहीं रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है NaSO3 MgOH का होल ट्वाइस से, तो NaSO3 के इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के हमेशा बराबर होंगे, क्योंकि मैंने एक दिन बात ये भी बताया था कि इक्विवेलेंट करेस्पॉन्ड टू 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaSO3 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। ये हमेशा वैलिड होता है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaSO3 क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो इसके क्या होगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसके मोल्स कितने हैं 0.5 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, इसको सॉल्ट मान लीजिए आप। तो इसमें Na+ और HCO3- एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस MgOH का होल ट्वाइस। तो फिर यही आंसर आ गया इसका, खत्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यही कंसेप्ट टाइट्रेशन का भी होता है। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके सभी के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
बच्चों देखो, जब आप क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के सॉल्व करते हैं तो इसमें नहीं पता चलता है कैसे स्टार्ट करें, और क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ देखो एक ही 2 लाइन में हो जाते हैं क्वेश्चन, बट ये सब प्रैक्टिस के बाद आएंगे। इसके बाद के चैप्टर में मैंने कई बार कहा कि आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेटल कोई एलिमेंट ई है मान लो, या एलिमेंट को मैंने एम बोल दिया है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो आई कैन राइट इट इज MxOy। तो ये इसके x नंबर है, इसके y नंबर है, ठीक है। अगर एलिमेंट को आप E लेना चाहो तो यू कैन टेक E, सो यहाँ पर द फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ExOy, ठीक है। अब इतना क्लियर है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O। E के इक्विवेलेंट O के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ E क्या होगा, इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन 20% है, तो मेटल कितना रहा होगा 80%, यानी कि 80 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जहां पर जैसे जरूरत पड़ी वैसे हम यूज कर रहे हैं। ये तो फॉर्मूला आपने लिखा ही है, आपने कितने सारे वैलेंसी फैक्टर सीखे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, गिवन मास 20 है, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो ध्यान रखना ऑक्साइड जो होता है वो O2 माइनस होता है, ऑक्साइड इज O2 माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो E फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो E ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, E ऑफ O2 माइनस 16, इसका मास डिवाइड बाई 2 यानी कि 8। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 होता है। यहाँ पर E हमारा इक्विवेलेंट मास है, और यहाँ पर E हमने एलिमेंट को लिया था, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर M लिख रहा था। तो ये आ गया 8, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मेटल एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 2.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 32 ग्राम, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करेक्ट। नाउ इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे लॉज हैं, उनको समझते हैं। जैसे कि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या होता है, तो अब इस चैप्टर में आपने मोल के इतने क्वेश्चन किए हैं, तो ये सब समझना बहुत आसान है। तो मास कंजर्व रहता है इन रिएक्शन, तो मान लो कोई रिएक्शन है CaCO3 चेंज इनटू CaO प्लस CO2, गैस है, सॉलिड। तो अगर मैं इस रिएक्शन में मास देखूं टोटल, इसका एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था वो आपने 9th में भी सीखा था। तो यहाँ पे कैल्शियम का मास 40 है, प्लस कार्बन का 12 है, और ये 48 है, तो टोटल कितना आएगा 100 ग्राम। और यहाँ पे इसका मास कितना है 40 प्लस 16 कितना आ गया 56, प्लस CO2 का 44, तो ये भी टोटल कितना आएगा 100 ग्राम। या इसको एक्सपेरिमेंट से भी अगर देंगे कि इसका इतना मास है, इसका मास इतना है, तो हमेशा रिएक्टेंट का मास जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लवाइजर, इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होगा, H2 से और प्लस O2 से, करेक्ट। सो अगर या तो मैं यहाँ पर हाफ O2 कर दूँ, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में, तो ये तो हाफ O2 कर दूँ, या फिर अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा मुझे बताइए कि जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एंड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो इसका मास है हाइड्रोजन का 1, सॉरी कितने हैं हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 116, तो रेशियो क्या आ गया 1:8। ठीक है, और या फिर इसके रिवर्स देख लीजिए कि जो H2 है, कितने H2 कंबाइन कर रहे हैं, टोटल H2 कितने हैं 4, H2 तो 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। तो टोटल मास कितना हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 और 2 से मल्टीप्लाई तो 4 ग्राम। सो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो इसका अगर रेशियो निकालें तो 4 डिवाइड बाई 32 कितना आएगा 1:8। तो हम ये कहेंगे कि whenever hydrogen and oxygen combine to form water, they always combine in mass ratio of 1:8। क्यों, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो जो होता है 1:8 होता है। तो ये चाहे डिस्टिल वाटर हो या रिवर वाटर हो या सी वाटर हो, whenever water is present, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 होता है, वो कोई भी सोर्स ऑफ वाटर हो। या ऐसे कह सकते हैं कि whenever water is formed by the combination of H2 and O2, तो हाइड्रोजन and ऑक्सीजन always combine in a mass ratio of 1:8। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं a chemical compound always contains same element combined together in fixed proportion of mass, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन सब नहीं पूछी जाती हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है, तो सीधी सी बात है कि whenever water is formed, हाइड्रोजन ऑक्सीजन will combine in a 1:8 मास रेशियो, या कोई भी सोर्स ऑफ वाटर क्यों ना हो, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 ही होगा। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, a chemical compound always contains same element combined together in fixed proportion of mass। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लॉ और पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसको समझने के लिए आप पहले समझो इसको, क्योंकि डेफिनेशन तो ठीक है लिख लेंगे। तो C+O2 से अगर CO2 बन रहा है, यानी कि इस बार अब देखो, जिसे मैंने इसके पहले बोला था कि H2+O2 से कंबाइन करके H2 बनता है, बट H2+O2 कंबाइन करके H2O2 भी तो बना सकते हैं।
तो जब एक एलिमेंट दो कंपाउंड फॉर्म करे तो उसके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज होता है। अब वाटर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फॉर्म होगा तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में ही कंबाइन करेंगे अगर वाटर फॉर्म हो रहा है तो, चाहे कोई भी सोर्स का वाटर क्यों ना हो, ठीक है। तो वो होता है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। बट यहाँ पे क्या है, C+O2 से CO2 बन सकता है और C+O2 से CO गैस ही बन सकती है, इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तब क्या होगा, तो जब एक एलिमेंट दो तरीके के कंपाउंड बना दे तो वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। बैलेंस करने के लिए इसको हमने यहाँ पे CO है तो यहाँ पे मैंने हाफ O2 ले लिया, हाफ मोल O2। यहाँ पे 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से CO2 बना रहा है, 1 मोल कार्बन हाफ मोल O2 से CO गैस बना रहा है, करेक्ट। अब जरा ध्यान दो, यहां पर CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मोल का रेशियो क्या है, 2:1। अगर मैं इस कंपाउंड में देखूं तो ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो क्या है, 2:1, और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो क्या है, 1:1। ये बस मैं ऐसे बता रहा हूं, अभी इसका यूज होगा, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर O2 का मास कितना है पहली रिएक्शन में, 1 2। फर्स्ट रिएक्शन में मास ऑफ O2 कितना है, 32 ग्राम O2 कंबाइन कर रहा है। और सेकेंड रिएक्शन में मास ऑफ O2 कितना कंबाइन कर रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिखूंगा, यहाँ पे बेटर है कि आप मास ऑफ ऑक्सीजन लिखें, मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट रिएक्शन जो है वो 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है। मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड रिएक्शन जो है वो 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है, क्योंकि 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन का मास देखो यार, इसके 12 ग्राम के लिए इसका 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पर इसका 1 मोल है ना, तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। तो इसके 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम कंबाइन कर रहा है, इसके 12 ग्राम के लिए 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है। सो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन क्या होगा, अगर मैं पहले इसको लूँ इसको बाद में लूँ तो 32 डिवाइड बाई 16 कितना रेशियो आ गया, 2:1। और जरा देखो यहाँ पर कार्बन, इसका रेशियो क्या था 2 डिवाइड बाई 1 यानी 2, और इसका रेशियो क्या था 1 है। तो दोनों का अगर कॉमन रेशियो दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 2:1 ही तो आ रहा है, यानी कि 2:1 ही आ रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर इनका मास रेशियो भी क्या है 2:1, ठीक है। तो यानी जो कंपाउंड जो बन रहे हैं उनमें जो एलिमेंट का रेशियो है जनरली वही उनके मास का रेशियो भी आता है, अगर वो दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं तो। ये बात क्लियर है। अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, तो स्टेटमेंट सुनना पहले। इफ टू एलिमेंट्स यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। देन डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट, डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का। देन डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट which combine with fixed mass of other element, ठीक है, bear a simple ratio। बस यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मैं इसको अभी लिख रहा हूं, ये समझ गए ना आप लोग। सो इसको मैं लिख देता हूं, इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than 1 compound, then the different masses of one element
which combine with fixed mass of other element bear a simple ratio. अब इन लॉ को समझना आसान है, बिल्कुल सिंपल से लग रहे होंगे आपको ये, ठीक है। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इफ टू एलिमेंट्स, यानी कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो गई अब, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट यानी कार्बन, बियर ए सिंपल रेशियो, ठीक है। ये इसका लॉ हो गया। इसके बाद आप वो बात लिख सकते हैं कि पहले रिएक्शन में 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम कार्बन, एंड सेकेंड में 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम कार्बन। तो द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 2:1, ठीक है, 32 और 16 फॉर कार्बन, ठीक है। तो कंबाइनिंग रेशियो फॉर ऑक्सीजन फॉर फिक्स मास ऑफ कार्बन इज 2:1, और वो जो कि होता क्या है, जो यहाँ पर 2:1 है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1, तो ये पक्का 2:1 इसी तरह आता है। मान लो अगर यहाँ पर ऐसा कोई कंपाउंड होता, मान लो कोई कंपाउंड यहाँ पे MO3 होता और यहाँ पर MO2 होता, तो इनके मास, ऑक्सीजन के मास का रेशियो जो होता है कॉम्बिनेशन के लिए फॉर मेटल M, वो 3:2 आता है। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि अगर डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं तो एक एलिमेंट का मास का रेशियो जो कंबाइन करने का होता है विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन ए होल is in a simple ratio. That is law of definite proportion. Clear है? एक लास्ट बच्चों में और क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास। याद करो 9th में एक बात आपने सीखी थी कि जैसे कि आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़े हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको बताया था मैंने रिडॉक्स में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या पढ़े आपने, 1H1, 1H2 और 1H3। तो नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हो आप लोग, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जिन सब्सटेंस के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आइसोटोप आपने पढ़े हैं 17Cl35 एंड 17Cl37। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर दोनों की क्या है 17, ठीक है, बस मास नंबर क्या है इसका 35 और इसका 37। अब नेचर में क्लोरीन दो फॉर्म में मिलता है, 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन, यानी कि एक क्लोरीन का मास 35 और दूसरे क्लोरीन का मास 37, ठीक है। तो फिर अगर पूछा जाए कि क्लोरीन का मास क्या होगा, तो फिर इन दोनों के मास का एवरेज ही तो होगा। अगर तो पूछा जाए क्वेश्चन कि मास, एवरेज एटॉमिक मास क्यों वर्ड आया है, तो एवरेज एटॉमिक मास वर्ड इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक एलिमेंट के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इवन ऑक्सीजन भी 8O16 एंड 8O18, ये इसके 2 आइसोटोप्स ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो एक एलिमेंट जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका जो मास निकलता है वो एवरेज मास होता है। क्यों, क्योंकि टोटल मास जो क्लोरीन का होगा इसका और इसके मास का एवरेज होगा। दैट्स वाई वर्ड एवरेज एटॉमिक मास यूज होता है। इसको मैं डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ क्योंकि आप 9th में पढ़ा है आपने। तो अब एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं। तो आइसोटोप कार्बन के 3 दे रखे हैं, 12C, 13C, 14C। पहले आइसोटोप का मास 12 है, 13 है और 14 है, और आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कार्बन कितना होता है 666। तो नेचर में जो 12C कार्बन है उसकी अबेंडेंस 98.89 है, इतने परसेंटेज नेचर में मिलता है। दूसरा इतना है, और तीसरा देखो 14C जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ये बहुत ही कम मिलता है।
टोटल अबेंडेंस का परसेंटेज में होती है तो फिर 100% होना चाहिए, इसको सम करोगे तो 100 आएगा मास। तो फिर एटॉमिक मास जो कार्बन का आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा। वो कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज मास ऑफ कार्बन या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस आइसोटोप का कितना एग्जिस्ट कर रहा है 98.89% है ना, ये परसेंटेज में है। आर ए मतलब रिलेटिव अबेंडेंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताना है, विच इज 3 आइसोटोप विद रिलेटिव अबेंडेंस इज दिस। तो देखो 12C का मास कितना एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, इतना, तो 12 इंटू 98.89 डिवाइड बाई 100 कर दो, इसका इतना परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा है। 13C कितना परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा है, 13 इंटू 1.108 डिवाइड बाई 100 प्लस इसका कितना एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर दो क्योंकि 10⁻⁸ तो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी लिखना चाहते हो तो ये इसके इक्वेशन, इसके मैं इक्वेट कर रहा हूँ इसको, प्लस कितना आएगा 14 इंटू दिस वैल्यू है ना, 14 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 100। इन तीनों को जोड़ दो, जो आ जाए वो आपका एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि 17Cl 35 एंड 17Cl 37, इसका x% अबेंडेंस है, आर ए मतलब अबेंडेंस, और इसका y% नेचुरल अबेंडेंस है। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू क्या होगा 17 इंटू एक्स बाई 100 प्लस 35 इंटू एक्स बाई 100 एंड प्लस 37 इंटू वाई बाई 100, इसको सम कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो इसमें चैप्टर में अब कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं बचा है, टाइट्रेशन थोड़ा बहुत सीखेंगे, ऑल्दो उसको भी टाइट्रेशन में भी कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस ही लगना है, तो मैं इसको बता दूंगा, आप इसके न्यूमेरिकल करते रहिए।